हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 9, इंटरनेशनल ट्रेड, यूनिट 1। दोस्तों, सोचो, अगर इंडिया सिर्फ एक अंदर ही बिजनेस करे, नो इंपोर्ट्स नो एक्सपोर्ट्स, क्या इकोनॉमी सरवाइव कर पाएगी? एग्जैक्टली exactly, यहीं से शुरू होता है इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी। फ्रेंड्स, ये चैप्टर सिर्फ डेफिनेशन का नहीं है, ये चैप्टर है ग्रोथ के इंजन का, कंट्री के बीच के कनेक्शन का ब्रिज और एग्जाम का फेवरेट स्कोरिंग एरिया। आज के लेक्चर के एंड तक तुम क्लियरली समझोगे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और डिसएडवांटेज के रियल इंपैक्ट क्या होते हैं। फ्रेंड्स, एक मंत्र याद रखना, ट्रेड सिर्फ एक्सचेंज नहीं, ट्रेड स्ट्रैटेजी होती है। तो शुरू करते हैं पार्ट ए, इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है गुड्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज का एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जब इंडिया दूसरे कंट्री से चीजें खरीदता है या बेचता है, जब सर्विसेज बॉर्डर क्रॉस करती हैं, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, फ्रेंड्स, सिर्फ एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का पार्ट है। और हर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के ग्रोथ का इंजन है। नाउ, इंटरनेशनल ट्रेड ड्राइव्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो देखो, अब हम एक एक बेनिफिट को अलग अलग क्लियरली समझेंगे। नाउ, टी इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे क्या हैं, कैसे देती है ये ग्रोथ, कैसे है ये ग्लोबल ग्रोथ का इंजन। फ्रेंड्स, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहला बेनिफिट है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। फ्रेंड्स, सोचो, सिर्फ इंडिया के लिए प्रोड्यूस करना वर्सेस पूरी दुनिया के लिए प्रोड्यूस करना, कितना एक्साइटेडमेंट है ना। नाउ, जब मार्केट इंटरनेशनल हो जाता है, फर्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, रिजल्ट्स, कॉस्ट पर यूनिट कम होता है, एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ती है, और बिगर मार्केट, बिगर प्रोडक्शन और लोअर कॉस्ट से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ये है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा। मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर पूरी दुनिया में बेचने का टारगेट बनाए तो, है ना। रिसोर्सेज भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होंगे ना, और कॉस्ट पर यूनिट भी कम होगी। दूसरा बेनिफिट है ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्स। ऑलरेडी बता चुका हूं, हर कंट्री के पास सेम रिसोर्स नहीं होते दोस्तों। इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज में लेकर आता है, मिलाता है। जो कंट्री जिस चीज में स्ट्रांग है वही प्रोड्यूस करे, करती है। तो एक एग्जाम्पल फील करो, ऑयल मिडल ईस्ट से, टेक्नोलॉजी डेवलप नेशन से बराबर आएगा, तो वेस्टेज कम, ऑफ एफिशिएंसी ज्यादा होगी, राइट। तो देखो, जिसके पास जो चीज, जिस देश के पास जो रिसोर्सेज नहीं है, वो उस कंट्री से एक्सचेंज करे जिसके पास वो रिसोर्सेज ज्यादा है, और उनको वो प्रोवाइड करे जो उनके पास नहीं हमारे पास है। तो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू क्रिएशन भी होगा और रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन भी होगा। फ्रेंड्स, तीसरा है
एडवांटेज है कॉस्ट एफिशिएंसी, सब कुछ इंटरलिंक्ड ही है गाइस। कॉस्ट एफिशिएंसी, ग्लोबल मार्केट ओपन होने का एक डायरेक्ट फायदा। रॉ मटेरियल और कंपोनेंट सस्ते मिलते हैं क्योंकि कंट्रीज ग्लोबली कंपेयर करती है। चीपेस्ट प्लस बेस्ट सोर्स चूज करते हैं हम। नाउ इससे गाइस कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है, फाइनल प्रोडक्ट अफोर्डेबल होते हैं। सो ग्लोबल सोर्सिंग इज इक्वल टू लोअर कॉस्ट। नाउ तो देखो, लार्ज प्रोडक्शन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड रिडक्शन इज कॉस्ट। आपको पता है, आपने तीनों पॉइंट को अगर मिला लो ना, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट एनालिसिस, वहां पे तीनों मर्ज हो जाते हैं, है ना? यस। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट। यस, ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब ध्यान से समझो गाइस। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से लेबर मूवमेंट पॉसिबल होता है, राइट? कंट्री स्पेशलाइजेशंस करती हैं। क्वांटिटेटिव बेनिफिट, ज्यादा जॉब्स। क्वालिटेटिव बेनिफिट, स्किल्ड जॉब्स मिलती हैं। ट्रेड क्रिएट्स वर्क, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन, बराबर। नाउ मोबिलिटी ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट गजब लेवल पे बढ़ता है, एक देश से दूसरे देशों में लोग शिफ्ट हो सकते हैं। नाउ और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों लेबर्स के एडवांटेज होते हैं, है ना? यस। फिफ्थ है कंपटीशन। जब फॉरेन कंपनीज मार्केट में आती हैं, डोमेस्टिक फर्म का कंपटीशन, डोमेस्टिक फर्म्स को कंपटीशन मिलता है। इससे क्या होता है? मोनोपोली के चांस कम हो जाते हैं, क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्राइस कंट्रोल में आ जाती है, राइट? इतने सारे फायदे। और डोमेस्टिक कंपनीज अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करती है। कंपटीशन हमेशा हेल्दी होता है ना? तो एक लाइन में बोलूं, इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस डोमेस्टिक मोनोपोलीज। नाउ नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। गाइस प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होती है? अगर कंट्री के पास सरप्लस गुड्स हैं, बराबर, तो आपको पता है अगर सप्लाई ज्यादा है, सरप्लस मार्केट है, तो देश में प्राइस फॉल होगा। तो उस फॉल को ना होने देने के लिए, डिफ्लेशन ना होने देने के लिए, अदर कंट्रीज, आप एक्सेस गुड्स को अदर कंट्रीज में सेल कर दो बाय एक्सपोर्टिंग। हाँ, और अगर कंट्री में शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज में इन्फ्लेशन हो सकता है। इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना? यस। तो शॉर्टेज से इन्फ्लेशन को ना होने देने के लिए, प्राइसेस को ना बढ़ने देने के लिए, आप दूसरी कंट्रियों से गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो। इससे आप प्राइस के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, मार्केट स्टेबल रख सकते हो, है ना? यस। तो गाइस एक लाइन में फिर से, ट्रेड बैलेंस, सप्लाई एंड डिमांड अक्रॉस बॉर्डर्स। नेक्स्ट एडवांटेज है ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। भाई ये तो लाइव एग्जांपल है इंडिया का। नाउ ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया ने जो सर्विस सेक्टर में ग्रो किया है ना, जबरदस्त। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ गुड्स के लिए नहीं है दोस्तों, ठीक है? नाउ इनकी ग्रोथ की नींव बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, अक्रॉस बॉर्डर टूरिज्म सर्विसेज और अदर सर्विसेज से भी आती है। सर्विस भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है। रिजल्ट्स, इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड होती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लाइव एग्जांपल देखो, हमारे इंडिया ने कैसे एग्रीकल्चर से अपने आप की इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट किया। आप ये 10 चैप्टर में पढ़ोगे। नेक्स्ट एडवांटेज है इंटरनेशनल ट्रेड का इनोवेशन। जब कंट्रीज कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं, नो हाउ एक्सचेंज होता है, गाइस न्यू आइडियाज आते हैं, इनोवेशन एंकरेज होता है ना? यस। ट्रेड गाइस, इससे कंट्री में इनोवेशन डेवलप होता है और कंट्री नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को ग्रो करती है, देश के लोग ग्रो करते हैं। फ्रेंड्स, तो एक लाइन में बोलूं, ट्रेड स्प्रेड्स आइडिया फास्टर देन ब्रॉडर बॉर्डर्स कैन स्टॉप। नाउ अदर बेनिफिट्स, गाइस इंटरनेशनल ट्रेड के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ इस कैटेगरी में और भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर्स वेलफेयर कैसे? गाइस इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह से कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी, मोर चॉइसेस और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में गुड्स मिलता है।
फॉरेक्स रिजर्व्स, एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी आती है, कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रांग बनती है। पीस, गाइस, ट्रेड रिलेशन इंप्रूव्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी रिड्यूस होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, बिजनेस से दोस्ती बढ़ती है। तो गाइस, इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, है ना? यस। अब हम एडवांटेजेस के साथ साथ ये भी देखेंगे चैलेंजेस। यस, सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड के काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हर चीज फायदे और नुकसान के साथ आती है दोस्तों, राइट? यस। ट्रेड सब कंट्रीज को इक्वली बेनिफिट नहीं करता दोस्तों, ये फैक्ट है। तो पहला डिसएडवांटेज है अनइक्वल बेनिफिट। नाउ मैं फिर से रिपीट कर दूं, ट्रेड सारे कंट्रीज को इक्वली बेनिफिट नहीं करता। वेल्थ लेवल्स, क्योंकि हर कंट्री का वेल्थ लेवल डिफरेंट होता है, राइट? नाउ डेवलप नेशंस ज्यादा पावरफुल होते हैं, पुअर कंट्रीज ग्रोथ में पीछे रह जाती हैं, बराबर। और फिर इंटरनेशनल ट्रेड्स की वजह से डिपेंडेंसी बढ़ती है और पावरफुल कंट्रीज वीक कंट्रियों को दबाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड सबके इक्वल फायदे का नहीं होता। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, ये अभी अभी मैंने कहा, पावरफुल ग्लोबल कंपनियां डोमेस्टिक मार्केट में जब एंटर करती है तो कैपिटल और टेक्नोलॉजी के एडवांटेज से वीक लोकल बिजनेसेस को इंपैक्ट करके अपना मोनोपोली बना लेती है। यस, इसलिए लोकल इंडस्ट्रीज भी सफर करती है और डिपेंडेंसी बढ़ती है। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन अब तो हम न्यू इंडिया है। आज भी गाइस फॉरेन कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ इंडियन बिजनेसेस compete नहीं कर पाते। इसलिए मालूम है कुछ सेक्टर्स में फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आना अलाउड नहीं है, जैसे रिटेल सेक्टर, नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि रिटेल सेक्टर में नाउ हम उनको compete नहीं कर पाएंगे। भले हमारे पास रिलायंस है, डीमार्ट है, पर फिर भी उनके पास वॉल्टमार्ट है ना? यस। तो हमारे लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड से जब फॉरेन कंपनियां, वेल डेवलप कंपनियां इंडिया में आती है तो डोमेस्टिक बिजनेसमैन को एक्सप्लॉयटेशन करने को मिलता है और वो मोनोपोली एंजॉय कर सकते हैं। एनवायरमेंट इंपैक्ट, यस गाइस, इंटरनेशनल ट्रेड्स के लालच में, ज्यादा माल बेचने के लालच में, ज्यादा प्रॉफिट्स बनाने के लालच में ये बिजनेसमैन रिसोर्सेज का ओवर यूज करते हैं। एक्सपोर्ट का प्रेशर बढ़ता है, फास्ट प्रोडक्शन बढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, एनवायरमेंटल डैमेज होते हैं। क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा माल बाहर बेचने के चक्कर में नाउ एनवायरमेंट का भी ध्यान नहीं रखते, पोल्यूशन होता है जो लॉन्ग रन में नुकसानदायक है। रैपिड स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, यस गाइस, ग्लोबलाइजेशन से एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़कर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाती है ना? तो एक कंट्री में अगर क्राइसिस हुए तो दूसरी कंट्री तक पहुंच जाता है। जैसे अगर दो देशों के बीच में वर्ल्ड वॉर हो जाए तो गाइस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्ट होती है, ये आपने सुना होगा। यस। तो इकोनॉमिक क्राइसिस एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे रैपिडली स्प्रेड करती है। तो एक कंट्री का क्राइसिस दूसरी कंट्री तक पहुंच जाता है, ग्लोबल ट्रेड लिंक स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन आ सकता है। स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। डिपेंडेंसी रिस्क, गाइस, फॉरेन कंट्रीज पर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाना भी अच्छा नहीं है। अंडर डेवलप कंट्रीज इंपोर्ट पे रिलाई करती हैं, गाइस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से लॉस होता है, पॉलिटिकल और कल्चरल रिस्क हो जाते हैं, और फिर वही डेवलप कंट्रियां जिस पे हम डिपेंडेंट है वो डिप्लोमेटिक तरीके से हमारा फायदा उठाती है और सिर्फ, राइट? यस। तो ज्यादा डिपेंडेंसी, दूसरी कंट्रीज हमारे फायदे ले सकती हैं। डिस्टॉर्टेड इन्वेस्टमेंट्स, ये भी एक अलग नुकसान है। सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस, फॉरेन डिमांड अट्रैक्टिव लगती हैं, फॉरेन डिमांड्स अट्रैक्टिव होती हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन डोमेस्टिक नीड्स को इग्नोर कर जाती हैं। इसकी वजह से सारे इन्वेस्टमेंट्स का जो पर्पस होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसे डिस्टॉर्टेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अनप्रडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज, एक और डिसएडवांटेज, फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंज करने की वजह से, जैसे इंपोर्ट्स को बैन करना, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज या हाई टैरिफ्स लगाना। अब टैरिफ्स क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट
टॉपिक में देखेंगे। और गाइस, इन वजह से ट्रेड बहुत रिस्की हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है। सामने वाली कंट्रीज, ठीक है, अपना फायदा लेने के लिए कभी कभी हम पर, ठीक है, हमारे को माल नहीं बेचती और हमारी डिपेंडेंसी हम ही को ले डूबती है। तो फ्रेंड्स, ये थे इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। होप आपको ये कंसेप्ट समझा। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह सकता हूं, आप ये याद रखना, इंटरनेशनल ट्रेड इज पावरफुल, बट पावर विदाउट बैलेंस बिकम रिस्क। गाइस, इस थियरी को जरा लॉजिकली सोच के देखना, आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ आ जाएगा। हर एग्जाम्पल में इंडिया को रख के देखो, आप इस थियरी को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ पार्ट बी, इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों, अब तक हमने समझा इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, कंट्रीज ट्रेड क्यों करती है, लेकिन अब रियल क्वेश्चन आता है, ट्रेड होता तो है, पर किस लॉजिक पे होता है। ये थियोरी हमें बताती है कौन सी कंट्री क्या प्रोड्यूस करे, कौन किससे ट्रेड करे, और दोनों कंट्रीज को क्या फायदा होगा और कैसे फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, एक मंत्र याद रखो, ट्रेड एक्सीडेंट नहीं होता, ट्रेड सर्कुलेशंस होते हैं। चलो, अब एक एक थियोरी को तोड़ तोड़ के समझते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आप इकोनॉमिक्स की दी गई बहुत सारी इंटरनेशनल थियोरीज करने वाले हो। यस, हर एक थियोरी अपने एक एंगल से है कि देशों को एक देश से दूसरे कंट्री से क्यों ट्रेड करने चाहिए। तो शुरू करते हैं एक एक करके। नाउ फर्स्ट, मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों, ये सबसे 16th एंड 18th सेंचुरी की सबसे ओल्डेस्ट थियोरी है। नाउ, कि कई नेशन उस टाइम पर मर्केंटिलिज्म पॉलिसी फॉलो किया करती थी। इस थियोरी का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। मर्केंटलिस्ट का मानना था, कंट्री तब रिच होती है ना जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है। यस, और ये लॉजिक भले ये ओल्डेस्ट थियरी है, बट ये आज की कंट्रीज में भी एप्लीकेबल है। हर कंट्री यही चाहता है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, राइट? यस, लेकिन गाइस, ये उस जमाने की थियोरी है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिच बनने से जोड़ा गया है। आज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रॉफिट और लॉस से जोड़ा जाता है। हाँ, क्योंकि अर्लियर फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं थे। पहले दो देशों के बीच में जब भी ट्रेड होते थे तो गोल्ड में होता था। आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी चीज खरीदे हो, बदले में गोल्ड में पेमेंट करना पड़ता था। इसलिए उस व्यू को ध्यान में रखते हुए ये थियोरी बनी है। इसलिए गाइस, उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था कि एक्सपोर्ट से कंट्री में गोल्ड इनफ्लो होगा और इंपोर्ट से गोल्ड आउटफ्लो होगा। तो अगर कंट्री को डेवलप बनना है, मोर पावरफुल बनना है, तो मोर गोल्ड इज इक्वल टू मोर पावर। क्या फैक्ट था ना? यस। नाउ, तो फ्रेंड्स, इस थियरी का एक्चुअली फोकस है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। यस, नाउ फोकस है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब एक्सपोर्ट का ज्यादा होना, एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन इंपोर्ट, तभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी फेवरेबल रहता है। नाउ, ट्रेड इंप्लीकेशन क्या है इसकी? गाइस, एक्सपोर्ट को एंकरेज किया जाता था, और उस टाइम पे इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाता था। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट से गोल्ड बाहर जाता था, और कंक्लूजन ना, उससे कंट्री प्रोस्परस नहीं होती थी, वीक हो जाती थी। इसलिए कंक्लूजन यह है इस थियरी का कि एक्सपोर्ट करो, गोल्ड लाओ और पावरफुल बनो। एकदम छोटी सी थियरी थी मर्केंटलिस्ट। लेकिन गाइस, मैं फिर कह दूं, ये थियरी आज के भी गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं। एम आई करेक्ट? यस। अब आ जाओ, धीरे धीरे जैसे जैसे जमाना बदलता है, नाउ इकोनॉमिक्स की जनरेशन चेंज होती है, इकोनॉमिक्स के व्यूज बदलते हैं। नाउ अब आता है नेक्स्ट थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अगेन एक एंगल अलग वाला। गाइस, अब हम आते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स पर, जिसे डेवलप किया गया एडम स्मिथ ने। हम उसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इनका क्या कंसेप्ट है? इनकी थियरी के हिसाब से व्हाट इज अ कंसेप्ट, वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है अगर
अगर वो किसी गुड्स को लोअर कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकती है तो यहां पर एब्सोल्यूट एडवांटेज पे फोकस किया गया है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है लोअर कॉस्ट। मदर कंट्री को वो प्रोडक्शन करना चाहिए जिसमें उसको लोअर कॉस्ट पॉसिबल होती है। मतलब लोअर कॉस्ट का मतलब है या तो सेम आउटपुट कम रिसोर्सेज में, या फिर सेम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। नाउ सिंपल बताऊं, सिंपल है, चीपर प्रोड्यूसर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एडवांटेज। नाउ कम से कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने को एब्सोल्यूट एडवांटेज कहते हैं। नाउ ओके, इनका फोकस क्या है? इनका फोकस है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बढ़ने से कॉस्ट एक्चुअली कम होती है। ये ट्रेड इंप्लीकेशन कैसे समझाते हैं कि कैसे दो देशों के बीच में ट्रेड होना चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट यहां पर कहना चाहते हैं, एडम स्मिथ, ट्रेड तब होगा जब कंट्री ए किसी गुड्स में स्ट्रांग हो और कंट्री बी किसी दूसरे गुड्स में स्ट्रांग हो। मतलब कंट्री ए के पास कोई ऐसे गुड्स हो जिसमें वो लोवेस्ट कॉस्ट पे प्रोडक्शन करता हो, और कंट्री बी के पास कोई दूसरे गुड्स हो जिसमें वो लोवेस्ट कॉस्ट पे प्रोडक्शन करता हो। मतलब दोनों स्पेशलाइज करेंगे, ट्रेड करेंगे, और दोनों एक दूसरे के ट्रेड के साथ गेन करेंगे। अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं। एग्जाम्पल वन, नाउ देखिए, सबसे पहले तो अजम्पशंस ले लो। दो कंट्रीज है, अल्बेरिया एंड बोकारो। नाउ टू गुड्स आर देयर, एक मोबाइल बना रहा है, एक सिम कार्ड बना रहा है। और लेबर रिसोर्सेज अलोकेशन, मान लीजिए नाउ दोनों कंट्रियों को 100 घंटे दिए गए हैं। हमने रिसोर्सेज रिसोर्सेज को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे लिए अब रिसोर्सेज है, इस थियरी को समझने के लिए 100 लेबर आवर्स। ओके, 100 घंटे काम करेंगे। तो अभी देखना चाहते हैं 100 घंटे में कौन सी कंट्री क्या चीज बेस्ट बनाती है। नाउ अब देखो टेबल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। अल्बेरिया 100 घंटे में ना 10 लेबर आवर्स में 10 यूनिट्स बना पाती है। 10 लेबर आवर 10 यूनिट्स ना। और सिम कार्ड अल्बेरिया 20 लेबर आवर्स में 5 यूनिट्स बना पाती है। बराबर, सिम कार्ड्स 5 यूनिट इन 20 आवर्स। ओके, ना तो देखो 10 10 जा 100, 100 घंटे में वो 10 यूनिट बना पाती है, और 20 लेबर आवर्स अगर वो यूज करें तो 5 सिम कार्ड बनते हैं। 5 20 जा 100, तो उन्होंने 100 घंटे यूटिलाइज किए। वहीं पे बोकारो देखो ब्लू फॉन्ट में, ना बोकारो मोबाइल 25 लेबर आवर्स में 4 यूनिट बना पाता है। 25 4 जा 100, और सिम कार्ड्स 12.5 आवर्स में 8 सिम बना पाता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो अल्बेरिया मोबाइल में ज्यादा एफिशिएंट है, उसकी वहां पे कॉस्ट कम होगी, और बोकारो सिम कार्ड में ज्यादा एफिशिएंट है कंपैरेटिवली। बराबर, तो अल्बेरिया मोबाइल में एफिशिएंट है, बोकारो सिम कार्ड लोवेस्ट कॉस्ट पे बना पाता है। अब स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, तो अब एब्सोल्यूट और स्पेशलाइजेशन क्या होगा? अब क्या करना चाहिए? अल्बेरिया को बोकारो के साथ टाई अप कर लेना चाहिए, और अल्बेरिया को सिर्फ मोबाइल्स बनाने चाहिए, और बोकारो सिर्फ सिम कार्ड्स ही बनाए। और ट्रेड रेशियो होगा 1 मोबाइल इज इक्वल टू 1.5 सिम कार्ड्स। राइट, रिजल्ट, दोनों कंट्री को दोनों कंट्री बेटर ऑफ होंगे, गेन होगा ट्रेड का। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या है? स्पेशलाइजेशन की वजह से अल्बेरिया सिम कार्ड नहीं बनाता, बोकारो मोबाइल नहीं बनाता। नहीं, दिस सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाय एंगेजिंग ट्रेड बिटवीन बोथ कंट्रीज एंड बेटर ऑफ आफ्टर ट्रेड। अब सपोज दे अग्री टू ट्रेड at a rate of 1 unit of mobile from 1.5 unit of सिम कार्ड। अब वो ट्रेड कर लेते हैं कि भाई एक मोबाइल के बदले हम आपसे 1.5 सिम कार्ड्स खरीदेंगे, तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें और दोनों अपनी अपनी कमियों को पूरी करें। सो बोथ कंट्रीज विल हैव मिक्स ऑफ बोथ गुड्स। अल्बेरिया विल हैव 6 यूनिट्स ऑफ मोबाइल, बराबर, एंड 6 यूनिट्स ऑफ सिम कार्ड। बोकारो विल बी हैविंग 4 यूनिट्स ऑफ मोबाइल एंड 2 यूनिट्स ऑफ सिम कार्ड्स। बराबर, और दोनों एक दूसरे का फायदा ले रहे हैं। नाउ कंक्लूजन बड़ा सिंपल है, ये एग्जाम्पल तो एग्जाम में आना नहीं है। जो कॉस्ट मिनिमम पे प्रोड्यूस कर सकते हो वो प्रोड्यूस करें, और दूसरा कंट्री अगर आपसे कम सस्ते में बना पाता है तो आप प्रोडक्शन करना बंद करके दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करें। ओ, ऐसे ही तो होता है इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ एक और एग्जांपल है। पहले एग्जांपल में मैंने बताया कि अल्बेरिया और बोकारो एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। लेकिन अब दूसरे एग्जांपल में देखिए, नाउ टू कंट्रीज कनाडा एंड दोहा, टू गुड्स वीडियो गेम्स एंड टॉयज बनाते हैं। रिसोर्सेज अलोकेशन,
100 लेबर आवर्स उनके पास रिसोर्सेज है। अब देखो कनाडा 5 लेबर आवर्स में 20 टॉयज बना पाता है नाउ, और सॉरी वीडियो गेम्स बना पाता है कनाडा। टॉयज वो 10 लेबर आवर्स में 10 यूनिट्स बना पाता है, राइट। नाउ वहीं दोहा 6.7 आवर्स लेबर यूज करके, पर यूनिट लेबर यूज करके 15 यूनिट्स ऑफ दोहा बनाता है, और 12.5 आवर्स यूज करके 8 यूनिट्स ऑफ नाउ, ठीक है, टॉयज बनाता है। अब मेरी बात सुनिए, मेरे इस एग्जांपल में नाउ कनाडा दोनों ही वीडियो गेम्स बनाने में और टॉयज बनाने में दोनों में एफिशिएंट है दोहा के कंपैरिजन में, राइट। नाउ दोहा को 6.67 लेबर आवर्स लग रहा है और टॉयज में 12.5। वहीं पे नाउ कंट्री कनाडा को वीडियो गेम्स बनाने में 5 लेबर आवर्स और टॉयज बनाने में 10 लेबर आवर्स। तो मैं सब लोग कनाडा दोनों ही में फेमस है, दोनों में ही एफिशिएंट है। तो क्या कनाडा को दोहा के साथ ट्रेड करना चाहिए? तो इस एग्जांपल्स के टाइम पे गाइस इस तरीके से कनाडा को कोई फायदा नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है ना दोहा के साथ ट्रेड करने में, इसलिए नो गेन नो ट्रेड होगा बराबर, क्योंकि यहां पे कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज है ही नहीं, नो गेन फ्रॉम ट्रेड। बट गाइस एक चीज बोलूं ना, इस तरीके से ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं है। रियल वर्ल्ड में ये रेयर है कि कोई भी कंट्री सारी चीजों में, ठीक है, एफिशिएंट हो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक कंट्री का सब गुड्स में बेस्ट होना अनकॉमन है, इसलिए एब्सोल्यूट एडवांटेज का लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये लेस फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड है। इसलिए आउटकम ऑफ द ट्रेड क्या है ना दोनों एक दूसरे के साथ डील नहीं करेंगे, लेकिन गाइस ये लेस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थियोरी है। बट थियोरी का लॉजिक क्या है, मैं फिर से एक बार बता दूं, एक लाइन में है, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है कंट्री वही गुड्स बनाए जो लीस्ट कॉस्ट में बनता हो, और अगर कोई दूसरी कंट्री उसके कंपैरिजन में और सस्ता बनाती है तो खुद बनाना बंद करके इंपोर्ट कर लेना चाहिए। ओके, और वो गुड्स उनके साथ शेयर करो जिसमें तुम एफिशिएंट हो। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज पे फोकस किया गया, लेकिन हर बार नहीं होता, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। बट एक बहुत ही प्रैक्टिकल थियरी उसके बाद में डेविड रिकार्डो ने बनाई, वो है थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। नाउ एकदम ऑपोजिट, डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ की थियरी को नाउ, ठीक है, बहुत ही क्रिटिसाइज किया और उनके ऑपोजिट एक थियरी बनाई। ओके, नाउ उनका ये मानना है, इस थियरी का कंसेप्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज पे फोकस करो, ना कि एब्सोल्यूट एडवांटेज पे। ओके, अब ये कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है? तो कंपैरेटिव एडवांटेज तब होता है जब कंट्री किसी गुड्स को लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे पर प्रोड्यूस करे, चाहे उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज हो या ना हो। गाइस मतलब रिलेटिव एफिशिएंसी मैटर करती है, एब्सोल्यूट एफिशिएंसी नहीं। एकदम ऑपोजिट। अब देखो, सबसे पहली चीज, एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज में मिनिमम एक्चुअल कॉस्ट पे फोकस किया, लेकिन डेविड रिकार्डो ने कहा एक्चुअल कॉस्ट पे फोकस नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे फोकस करना है। यस, भले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर तुम्हारी ज्यादा है तो फिर आपको इंपोर्ट करना चाहिए उस कंट्री से जिसके पास कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, इसे कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। ओ यस, तो इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज को डिस्कार्ड किया है ना, इनका फोकस है रिलेटिव एफिशिएंसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर फोकस करना, बराबर। ट्रेड इंप्लीकेशन, तो सर डेविड रिकार्डो के हिसाब से ट्रेड कैसे होना चाहिए? तो डेविड रिकार्डो कहते हैं ट्रेड तभी पॉसिबल है जब एक कंट्री सब गुड्स में भी, इवन एक कंट्री सब गुड्स में एफिशिएंट हो, बस कंडीशन है कि लोवेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले गुड्स में स्पेशलाइज करें। अब मेरी बात सुनना गाइस, मैं कंपेयर करना चाहता हूं मेरे एग्जांपल नंबर 2 में एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ के। एडम स्मिथ के मेरे सेकंड एग्जांपल में कनाडा दोनों गुड्स में एफिशिएंट था, वीडियो गेम्स और टॉयज। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज के केस में कनाडा दोहा से कभी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि उसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी कम है, राइट। यस, लेकिन इसी एग्जाम्पल को अगर मैं डेविड रिकार्डो को दूं तो वो एक अलग एंगल से इसको देखते हैं। वो कहते हैं माना कनाडा वीडियो गेम्स और टॉयज दोनों बनाने में एफिशिएंट है, दोनों में उसकी एक्चुअल कॉस्ट मिनिमम है, लेकिन गाइस
वो कंपैरेटिव एडवांटेज चेक करें। अगर दोहा को काम डाइवर्ट करके उसकी एफिशिएंसी मेंटेन होती है तो उसे ट्रेड करना चाहिए। तो डेविड रिकार्डो की जो थियोरी है वो काफी ब्रॉडर कंसेप्ट है, और एक्चुअल कॉस्ट पे ना फोकस करके एडवांटेज किस पे लेना चाहिए, कंपैरेटिव एडवांटेज। तो देखते हैं नाउ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने सेम वही लिया है, टू कंट्रीज कनाडा दोहा, ताकि आप कंपैरिजन कर सको उस थियरी से। वीडियो गेम्स और टॉयज, रिसोर्सेज एलोकेशन 100 आवर्स ईच। अब देखो नाउ, कनाडा वीडियो गेम्स बनाती है, ठीक है, उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.5 यूनिट्स। कनाडा का 20 यूनिट्स वीडियो गेम्स बनते हैं, बराबर। नाउ टॉयज, कनाडा टॉयज बनाती है, नाउ 10 यूनिट्स, उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 यूनिट्स। अब दोहा का देखो, दोहा जब वीडियो गेम्स बनाती है तो 15 यूनिट्स, उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.533 यूनिट्स। नाउ अगर टॉयज बनाया जाए, दोहा अगर टॉयज बनाए तो वो 8 यूनिट्स बनाएगी और उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा 1.875 यूनिट्स। सर लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली कैसे गई? अब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कनाडा अगर 20 यूनिट्स ऑफ वीडियो गेम्स बनाए तो उसे 10 यूनिट्स ऑफ टॉयज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो चीज आप सेक्रीफाइस करते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। तो 10/20, क्योंकि वो वीडियो गेम्स अगर 20 यूनिट्स बनाएगी तो उसको टॉयज को सेक्रीफाइस करना होगा। तो टॉयज को जो सेक्रीफाइस करा वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई, बराबर। हमने कॉस्ट चैप्टर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था ना। जो चीज आप जो आप गिव अप कर देते हैं, जो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ देते हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है ना। अगर कनाडा टॉयज बनाए तो उसे वीडियो गेम्स को सेक्रीफाइस करना होगा, तो उसकी कॉस्ट बनेगी 20 वीडियो गेम्स को सेक्रीफाइस करके। अगर वो 10 यूनिट्स बनाता है तो 2 यूनिट्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा। तो कहने से कनाडा के लिए वीडियो गेम्स बनाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसका लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वीडियो गेम्स में है। एम आई करेक्ट? यस। नाउ 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 इसके बाद दोहा का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वीडियो गेम्स बनाने में 0.533 है और टॉयज बनाने में 1.875 है, राइट? यस। तो गाइस मैं ऐसा बोलूं, स्पेशलाइजेशन कैसे करेंगे ना, तो अंडरस्टैंड। अब कंपैरेटिव एडवांटेज देखो, नाउ सी द कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज है कनाडा हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वीडियो गेम्स, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वीडियो गेम्स में कम है। नाउ एंड ही शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग वीडियो गेम्स, तो कनाडा को वीडियो गेम्स बनाने चाहिए। और दोहा हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग टॉयज, बराबर ना, उसे टॉयज बनाने चाहिए 1.875 वर्सेस 2 यूनिट्स। एम आई करेक्ट? यस। नाउ अब देखो, सो ही शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग टॉयज, राइट? यस 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 यस। नाउ तो गेन फ्रॉम ट्रेड, एक टॉयज बनाए एक वीडियो गेम्स बनाए और दोनों एक दूसरे के साथ क्या करें, एक्सचेंज करें। ओके। नाउ तो कंपेटिटिव एडवांटेज इन वीडियो गेम्स, दोहा का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टॉयज में कम, कंपेटिटिव एडवांटेज इन टॉयज। नाउ अब स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, कनाडा वीडियो गेम्स बनाए, दोहा टॉयज बनाए, नाउ और दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, राइट? तो गेन क्या होगा, कनाडा को ज्यादा टॉयज मिलते और दोहा को वीडियो गेम्स कम कॉस्ट पर मिल जाते। दिस इज व्हाट द एडवांटेज। नाउ रिजल्ट, बोथ कंट्रीज आर गेनिंग। तो फ्रेंड्स, कंपैरेटिव एडवांटेज की ये जो थियोरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ये वाइडली एप्लीकेबल है, आज भी प्रैक्टिकली यूज किया जाता है इन इंटरनेशनल ट्रेड। होप यू अंडरस्टूड। यस। तो आउटकम ऑफ द ट्रेड ये है गाइस, कंक्लूजन ये है कि लोवेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे फोकस करें और लोवेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ना एडवांटेज लें दूसरी कंट्रियों से मिलकर। ना इसके बाद एक और थियरी आती है, हैकर एंड ओहिलन थियरी, फैक्टर एंडोमेंट थियरी कहते हैं इसे। गाइस हैकर और ओहिलिन, ना इन्होंने दोनों ने मिलकर ये थियोरी को बनाया है और गजब प्रैक्टिकल चीजों से सोचा है। इनका क्या कंसेप्ट है, ये किस कंसेप्ट पे थियरी बना चुके हैं? इनका कहना है कि कंट्री में रिसोर्सेज हमेशा बहुत डिफरेंट होते हैं। यस, कंट्री में डिफरेंस रिसोर्सेज होते हैं। कुछ कंट्रियां लेबर सरप्लस होती हैं, कुछ कंट्रियां कैपिटल सरप्लस होती हैं, कुछ कंट्रियों में मशीनरीज ज्यादा है, कुछ कंट्रीज में लेबर ज्यादा है। देखो, डिफरेंट कंट्रीज हैव रिलेटिवली डिफरेंस इन प्राइसेस, और जिसकी वजह से सेम गुड्स की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं।
यस, क्योंकि रिसोर्सेज में डिफरेंस है तो कॉस्ट में डिफरेंस आता है, और कॉस्ट में डिफरेंस आता है तो अगर दो देश सेम गुड्स बनाए तो भी दोनों कंट्रियों में अलग अलग कॉस्ट पे वो गुड्स बनेंगे, राइट? यस सर। तो सम कंट्रीज हैव लॉट ऑफ लेबर इन इंडिया एंड अदर्स हैव कैपिटल लाइक जर्मनी। तो मैंने इंडिया और जर्मनी का एग्जांपल ले लिया। भाई हेकर और ओहिलिन फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? गाइस उनका कहना है कंट्री को वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिन जिनके लिए उनका अबंडेंट फैक्टर ज्यादा यूज करते हो। मतलब कंट्री को वो रिसोर्सेज के गुड्स बनाने चाहिए जहां पर उनका जो अबंडेंस रिसोर्सेज है बराबर उनसे प्रोडक्शन हो, ताकि उनका जो अबंडेंटली रिसोर्सेज है ना वो एफिशिएंटली यूज कर हो सके। मतलब लेबर सरप्लस कंट्रियों को लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए और कैपिटल सरप्लस कंट्रियों को मशीन वाली कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए, ताकि उनके पास जो सरप्लस रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके, राइट? यस। तो अब ट्रेड इंप्लीकेशन क्या होगा? सिंपल है, लेबर अबंडेंट कंट्रीज को बराबर ना वो उनको एलजी गुड्स कंपैरेटिवली चीपर पड़ेगा। लेबर ओरिएंटेड गुड्स जैसे इंडिया को मशीन मेड नहीं लेबर ओरिएंटेड गुड्स बनाने चाहिए। नाउ सिमिलरली कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज को जितना भी प्रोडक्शन करना है वो सीजी गुड्स बनाने चाहिए, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट से कंपैरेटिवली चीपर बनेगा। क्योंकि जो रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के हिसाब से वो सस्ता होता है। तो सच कंट्रीज तो लेबर अबंडेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए लेबर ओरिएंटेड गुड्स और इंपोर्ट करना चाहिए कैपिटल गुड्स, ताकि दोनों की लोअर कॉस्ट का एडवांटेज मिल सके। और कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने चाहिए कैपिटल गुड्स क्योंकि वो सस्ते हैं, और इंपोर्ट करने चाहिए लेबर ओरिएंटेड गुड्स क्योंकि वो उनकी कंट्री में महंगे बनते हैं। ओके, राइट नाउ तो इसे कहते हैं फैक्टर प्राइस इक्विलिब्रियम थियरी। तो फ्री ट्रेड से फैक्टर डिमांड बढ़ती है और फैक्टर प्राइस इक्वल होने लगते हैं। नाउ अब देखो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री में लेबर ओरिएंटेड गुड्स है उनकी डिमांड कम हो जाएंगी, तो गाइस उनका प्राइस कम होगा। Oh, so there will be more demand for labor employed goods and they will be pushing up factor prices. और यहाँ पे इससे क्या होगा? There will be more demand for capital employed goods and they will be pushing factor prices. क्योंकि तुम कैपिटल गुड्स अबंडेंट कंट्री जब कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट कर देंगी तो वहां पे सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस हाई होंगे। ओके, तो गुड्स का ट्रेड इज इक्वल टू मैं ऐसा कहूं फैक्टर का इनडायरेक्ट ट्रेड है। यस, तो फिनिश गुड्स के ट्रेड होने से एक्चुअली फैक्टर का भी ट्रेड होने लगता है। तो आउटकम ऑफ द ट्रेड क्या है? आउटकम है बेटर रिसोर्सेज यूज करो, इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आओ और ग्लोबल एफिशिएंसी बढ़ाओ, राइट? तो देखो ना, प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ फैक्टर्स। नाउ सर ये इक्वलाइजेशन थियरम नहीं समझा हमको, फिर भी वापस चलो एक बार और बता देता हूं। अब देखो इससे क्या होगा? ड्यू टू डिमांड फॉर फैक्टर इनपुट इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स इन ईच कंट्री फैक्टर प्राइस डिफरेंशियल विल ग्रैंडली एलिमिनेटेड। अब देखो वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि लेबर और ये अबंडेंट कंट्रीज में लेबर ज्यादा है तो लेबर चीप है, तो जब वो लेबर गुड्स बनाएंगे तो सस्ता बनेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर दो। उससे क्या होगा? जो सरप्लस जो चीपर था उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी और वहां पे लेवल ऑफ इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाउ इफ कंट्री एंगेज्ड इन फ्री ट्रेड prices of finished goods will be equalized due to prices of factors। अगर आप ये अज्यूम करो कि कोई टैरिफ बैरियर्स नहीं है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, तो फ्रेंड्स जो फाइनल गुड्स का प्राइस होगा वो एक्चुअली प्राइस ऑफ फैक्टर दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यहां पर ट्रेड ऑफ गुड्स और ट्रेड ऑफ फैक्टर एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बनेंगे, बराबर? मतलब में गुड्स की जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी फैक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी, तो गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी, फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। और यही जबरदस्त तरीका है और यही एक्चुअली प्रैक्टिकली चलता आया है ट्रेड में। ओके, अब आ जाओ न्यू ट्रेड थियोरी एंड द लास्ट वन गाइस। नाउ न्यू ट्रेड थियोरी आज के मॉडर्न जमाने की थियोरी है, और गाइस आज ऐसा ही एक्चुअली हो रहा है। देखो हर इकोनॉमिस्ट ने एक अलग अलग एंगल दिए हैं, राइट? तो दिस थियरी इज डेवलप्ड बाय पॉल क्रुगमैन इन 1970s 1980s। भाई पॉल क्रुगमैन का क्या कहना है? वो ये कहना चाहते हैं अपनी थियोरी में, वो ये समझाना चाहते हैं कि कंट्री ट्रेड कर सकती है इवन इफ रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सेम हो।
नाउ गाइस, न्यू थियरी ने हैकर और ऑयलिन थियरी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है। हैकर और ऑयलिन थियरी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज अबंडेंट है, आप वही गुड्स बनाएं, और जो रिसोर्सेज स्कैर्स है उसके लिए इंपोर्ट करें। राइट, यस, मतलब लेबर ओरिएंटेड कंट्रीज कभी कैपिटल ओरिएंटेड गुड्स ना बनाएं, और कैपिटल ओरिएंटेड कंट्रीज कभी लेबर ओरिएंटेड गुड्स ना बनाएं और एक दूसरे को इंपोर्ट करें। लेकिन न्यू मॉडर्न थियरी कहती है ऐसा जरूरी नहीं है। फिर तो कभी दो लेबर और अबंडेंट कंट्रीज के बीच में ना कभी ट्रेड होगा ही नहीं। जैसे चाइना भी लेबर अबंडेंट है और इंडिया भी लेबर अबंडेंट है ना, तो क्या दोनों के बीच में ट्रेड नहीं होता? होता तो है। राइट, यस। तो हैकर ऑयलिंग थियरी थोड़ी सी नैरो वर्जन लेकर आया, लेकिन उसको एक लेवल अप ले जाने के लिए पॉल क्रुगमैन आए ना। उनका कहना है कि भाई दोनों कंट्रियों का रिसोर्सेस अगर ऑलमोस्ट सेम है ना, तो भी वो एक दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यस, नाउ कैसे? रीजन है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को बढ़ाने के लिए और नेटवर्क इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। ड्यू टू नेटवर्क इफेक्ट एंड ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगर मैं लेबर ओरिएंटेड कंट्री हूं, तो मैंने लेबर ओरिएंटेड गुड्स बनाए हैं, तो भी मैं चाइना को माल बेचूं ताकि मैं और ज्यादा बना सकूं, और कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट बढ़े। ओके, तो इनका फोकस क्या है? इनका फोकस है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल सप्लाई साइड पे। लार्ज प्रोडक्शन होगा, लोअर कॉस्ट होगी। नाउ लो कॉस्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट कम है तो एक्सपोर्ट के गुड्स सस्ते होंगे तो दूसरी कंट्रियां ज्यादा खरीदेंगी। नाउ और अदर गुड्स विच डू नॉट एंजॉय सच लो कॉस्ट शुड बी इंपोर्टेड, और जो हमारे कंट्री में बनने में महंगा पड़ रहा है वो दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट कर लेंगे ना। इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। और दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड आजकल नेटवर्क इफेक्ट से होता है। गाइस, नेटवर्क इफेक्ट occurs when value of product or services increase as more and more people use it। मैं ये कहना चाहता हूं ना, नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं ना। इसे बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गाइस व्हाट्सएप, ये सब नेटवर्क इफेक्ट की वजह से ये ब्रांड्स पॉपुलर हो गए और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू किया। इसलिए मालूम है, नेटवर्क इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कंपनीज जब लॉन्च करती हैं प्रोडक्ट्स तो सस्ता बेचती हैं। एम आई करेक्ट? आप एग्जांपल ले सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एज मोर एंड मोर पीपल एंड कंपनीज यूज विंडोज, मोर सॉफ्टवेयर सपोर्ट आर डेवलप्ड फॉर टेकिंग मेकिंग इट मोर यूजफुल कंपेयर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, amazon हुआ, ये सब नेटवर्क इफेक्ट से, बैंड वैगन इफेक्ट से अपना बिजनेस कर रहे हैं। ट्रेड इंप्लीकेशन। अब क्या होना चाहिए? इस थ्योरी को यूज कैसे करें? कैसे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और नेटवर्क इफेक्ट को यूज करके हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें? देखो, टू सिमिलर कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड जापान, बहुत अच्छा एग्जांपल लिया मैंने। दोनों कार्स बनाती हैं, माइट प्रोड्यूस बोथ कार्स, क्योंकि दोनों के रिसोर्सेज सेम है। बट जर्मनी माइट फोकस ऑन लग्जरी कार while जापानीज फोकस ऑन कॉम्पैक्ट कार्स। तो ट्रेडिंग विद ईच अदर टू सेटिस्फाई कंज्यूमर डिमांड। बराबर, यस। जर जर्मनी लग्जरी कार्स बनाए और जापान अगर कॉम्पैक्ट कार्स बनाता है मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो दोनों एक दूसरे को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक दूसरे की अपनी मार्केट की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो आउटकम ऑफ द ट्रेड क्या है? बड़ी सिंपल है। न्यू ट्रेड थियरी लीड्स टू लो कॉस्ट एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्ट वैरायटीज फॉर कंज्यूमर्स। हम दूसरी कंट्रियों से वो भी प्रोडक्ट्स बना इंपोर्ट करवा सकते हैं जो हम खुद अपनी कंट्री में बनाते हैं, ताकि वैरायटीज कंज्यूमर्स को ज्यादा मिले। तो encourage the growth of global monopoly or oligopoly with a few firm dominate the markets। लेकिन इससे क्या होगा? इससे कुछ कंपनियां मोनोपोली करेंगी और वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट करेंगी। जैसे गूगल आज डोमिनेट करता है ना, अमेजॉन ऑनलाइन मार्केट में डोमिनेट करता है ना, कंप्यूटर्स की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट डोमिनेट करता है। लेकिन गाइस, ये फैक्ट तो है कि सप्लाई साइड ना, लार्ज प्रोडक्शन बढ़ाओ, कॉस्ट कम करो, दूसरे देशों में भी बेचो ना। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और नेटवर्क इफेक्ट का यूज करके अपना एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करो। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 डिफरेंट थियोरीज, राइट? और सबका व्यू एकदम अलग अलग। एक एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो देख सकते हैं अपन ना। फर्स्ट थियरी था मर्केंटाइलिस्ट व्यू,
जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिच और पावरफुल बनने पे फोकस किया, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। और एक सिंपल सी थियोरी बनी थी उस जमाने में, एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन इंपोर्ट, अगर कंट्री को रिच बनना है तो, गोल्ड से। नाउ एब्सोल्यूट एडवांटेज, एडम स्मिथ ने कहा, नाउ उन देशों, वो देश, वो कंट्रीज को गुड्स बनाने चाहिए जो लोवेस्ट कॉस्ट पे बनते हैं, और जो लार्जेस्ट कॉस्ट पे बनते हैं नाउ वो दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट कर लेने चाहिए। उन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज पे फोकस किया, मतलब उन्होंने एक्चुअल लोअर कॉस्ट, लोअर एक्चुअल कॉस्ट कंसेप्ट पे फोकस किया, राइट? यस। नाउ लेकिन इसका नैरो एप्लीकेशन है। फिर इसको क्रिटिसाइज करते हुए एक ब्रॉडर थियरी आई डेविड रिकार्डो की। डेविड रिकार्डो कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज पे फोकस मत करो, कंपैरेटिव एडवांटेज पे फोकस करो। मतलब वो गुड्स बनाओ जिसमें आपको दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखती है। यस, बराबर। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले गुड्स बनने चाहिए, लार्जर अपॉर्चुनिटी वाले कॉस्ट गुड्स इंपोर्ट करने चाहिए। ना इसके बाद एक और थियरी आई, हेकर और ऑयलिन थियरी। ना जिन्होंने कॉस्ट वगैरह पे फोकस नहीं किया, जिन्होंने ये फोकस किया कि कंट्री को वो गुड्स बनाने चाहिए जो रिसोर्सेस उनके पास अबंडेंट है। अगर कुछ कंट्रियां लेबर सरप्लस कंट्री है तो लेबर ओरिएंटेड गुड्स बनाएं, और जो कंट्रियां कैपिटल सरप्लस कंट्री है वो कैपिटल ओरिएंटेड गुड्स बनाएं, और दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, राइट? इससे इक्विलिब्रियम ये होगा कि जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होगी वो प्राइस ऑफ फैक्टर्स भी होंगे। ओके, नाउ बट इसको भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए एक और ब्रॉडर थियरी बनी, न्यू ट्रेड थियरी, पॉल क्रुगमैन की। पॉल क्रुगमैन कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि लेबर कंट्रीज हमेशा लेबर सरप्लस गुड्स बना के कैपिटल और सरप्लस कंट्रीज के साथ ट्रेड करें। नाउ दो कंट्रियों के रिसोर्सेज भी तो सेम हो ही सकते हैं ना, ना तो भी वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और नेटवर्क इफेक्ट। यस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जापान और जर्मनी दोनों कार्स बनाते हैं, लेकिन दोनों टाइप कर सकते हैं कि मैं लग्जरी कार्स बनाती हूं और आप ना कॉम्पैक्ट कार्स बनाओ। और कार बनाने का रिसोर्स दोनों के पास सेम था, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे की वैरायटीज को एक्सचेंज किया। कंट्री के लोगों ने अपनी डिमांड्स पूरी करी, गैप अप फिल हुआ, वाइड वैरायटीज ऑफ गुड्स कंट्री के लोगों को मिले। ओ, नेटवर्क इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट है, बैंड वैगन इफेक्ट है। कुछ कंपनीज नाउ अपनी कंट्री में भी के साथ साथ दूसरी कंट्रियों में इसलिए बेचना चाहते हैं, वो अपना नेटवर्क एक्सपांड करना चाहते हैं। तो नेटवर्क एक्सपांड करने के लिए भी हम, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सिंपल सी थियरियां, एकदम प्रैक्टिकल थियरी, हर किसी का एक अलग एंगल है, वो अलग एंगल्स को पकड़ो और नाउ एमसीक्यूज को सॉल्व करो। तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन। सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हां, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।